Hello everyone. Here we are starting the 13th chapter from Home Science class 12th, and the name of this chapter is Production and Quality Control in the Garment Industry. And this video is going to be part 3 of this chapter. अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हम स्टेजेस पढ़ रहे थे कि जब हम किसी भी अपैरल को बनाते हैं तो कौन कौन सी स्टेजेस हम फॉलो करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़नी है फोर्थ स्टेज, जिसका नाम है फिनिशिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रही हमारी फोर्थ स्टेज, जिसका नाम है फिनिशिंग एंड पैकेजिंग। जब आपका अपैरल बन के तैयार हो गया है, उसकी सिलाई हो गई है, तो लास्ट में उसकी फिनिशिंग की जाती है। और फिनिशिंग में क्या किया जाता है? उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, देखा जाता है कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। अगर कोई दाग लग गया है तो उसको मिटाया जाता है, आयरनिंग की जाती है, उसको फोल्ड किया जाता है और बहुत सारी टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है उसको पैक करने में। जैसे उसको क्रीज बनाई जाती हैं उसको फोल्ड किया जाता है, फिर फोल्डिंग के साइज़ को भी देखा जाता है कि किस साइज़ में हम फोल्ड कर रहे हैं कपड़े को। तो ये सारी चीज़ें की जाती है, जिससे आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को एक फाइनल लुक दे देते हो। वो देखने में क्या लगने लगता है? अच्छा लगने लगता है। ठीक है, द गारमेंट आर फाइनली सेंट फॉर फिनिशिंग एंड पैकेजिंग। जब ऊपर की तीनों स्टेजेस हो जाती हैं, सिलाई हो जाती है अपैरल की, गारमेंट की, तो उसको भेज दिया जाता है फिनिशिंग और पैकेजिंग के लिए। द फिनिशिंग प्रोसेस इंक्लूड्स फाइनल इंस्पेक्शन, स्टेन रिमूवल, रिपेयर्स, आयरनिंग, प्रेसिंग एंड फोल्डिंग। मैंने बताया ना कि फिनिशिंग के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंस्पेक्शन किया जाता है कपड़े का कि कोई कमी तो नहीं रह गई है, कुछ छूट तो नहीं गया है, दाग अगर लग गए हों तो उसको छुड़ाया जाता है, रिपेयर किया जाता है, आयरनिंग उसकी की जाती है। The pressing ironing techniques would also define the final look of the garment. अब आपको पता है कि जब आप किसी भी कपड़े को आयरन कर देते हो तो जो उस गारमेंट का फाइनल लुक निखर के सामने आता है। ठीक है, आप आयरनिंग के समय ही अच्छे से कपड़े को फोल्ड करते हो, क्रीजेस लगाते हो, और हर फोल्ड में आप जब जब देखते हो कि जब दुकान से कोई भी कपड़ा आप खरीदते हो, कोई भी, मान लो आपने शर्ट खरीदा, तो आप देखते हो कितने अच्छे से उसको फोल्ड किया रहता है। तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है। साइज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि किस साइज़ में हम उस गारमेंट को फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है पैकेजिंग। पैकेजिंग ऑफ गारमेंट्स कैन बी डन इन मैनी वेज। सम गारमेंट्स आर हैंगर पैक्ड, कोट्स, जैकेट्स, सूट्स, चिल्ड्रन ड्रेसेस, एक्सेट्रा। सम आर फोल्ड पैक्ड, शर्ट, टी शर्ट, ट्रैक सूट, एक्सेट्रा। देखो, जब पैकेजिंग की जाती है तो आपको पता है कुछ गारमेंट्स क्या होते हैं जो लटकाए जाते हैं, जैसे कोट्स हो गए, जैकेट्स हो गए। ठीक है, इनको हैंगर पैक किया जाता है। ठीक है, इनको हैंगर में लटकाया जाता है। उसके अलावा कुछ गारमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फोल्ड करके पैक किया जाता है, जैसे शर्ट्स हो गई, टी शर्ट्स हो गई। एंड सम आर फोल्डेड एंड देन हैंगर पैक्ड। और कुछ तो ऐसी होती हैं जिनको फोल्ड भी किया जाता है और उसके बाद उनको हैंगर पैक भी किया जाता है, जैसे हमारे ट्राउज़र्स हो गए। The type of packaging is dependent on the specification of the buyer, the display techniques at point of sale, the bulk of the garment, volume of individual piece, the price of the garment, etc. तो ये जो पैकेजिंग है ये डिपेंड करती है कि ये हमारा जो बायर है, जो खरीदने वाला है, जो हमारा कस्टमर है, वो किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग पैकेजिंग की जाती है। ठीक है, जब आप देखते हो कि आप बच्चों का कपड़ा खरीदते हो तो क्या होता है, वहाँ पे पैकेट बहुत अच्छे से पैकेट में उसको किया जाता है ताकि बच्चों को वो देखने में अट्रैक्टिव लगे। तो वो बायर पे भी डिपेंड करता है। उसके साथ साथ ही वो आपकी पॉइंट ऑफ सेल पे भी डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ पे, किस जगह पे सेल कर रहे हो। ठीक है, कैसा डिस्प्ले कर रहे हो, किस तरह से कपड़े को दिखाना चाहते हो। ठीक है, कौन सी जगह है जहाँ आप उसको बेचना चाहते हो। तो इससे भी पैकेजिंग पे असर पड़ता है। देखते हो आप मॉल्स में जाते हो तो क्या होता है, शर्ट फोल्ड करके नहीं रखी जाती, हैंगर्स में लगाई जाती हैं। तो उस समय शर्ट को, जो कि जनरली कहा जा रहा है कि शर्ट क्या है, फोल्ड पैक के लिए है, लेकिन वहाँ पे शर्ट को क्या किया जाता है, हैंग पैक किया जाता है, हैंगर पे लगाया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है जहाँ पे उस प्रोडक्ट को बेचना है। ठीक है,
For export, all the above detailed types of packaging may be used as specified by the buyer. तो वही एक्सपोर्ट के लिए ये सारी जो पैकेजिंग के टाइप्स हैं इसको यूज़ किया जा सकता है, और ये डिपेंड करता है बायर्स पे भी कि ख़रीदने वाले कैसे हैं. द पैकिंग ऑफ द गारमेंट्स डिफर फ्रॉम पैकेजिंग. देखो, पैकिंग अलग चीज़ है और पैकेजिंग अलग चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत होना. पैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एनी प्रोडक्ट फॉर डिस्पैच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. पैकिंग कब की जाती है? जब एक प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना होता है, तब हम पैकिंग करते हैं. द मोस्ट कॉमन पैकिंग टेक्निक इज द यूज़ ऑफ कार्टन. कार्टन्स का यूज़ करके हम पैकिंग करते हैं. अ कार्टन इज मेड ऑफ लेयर ऑफ corrugated paper stuck together in a box shape cuboid. कार्टन्स तो आप सबको पता है कि क्यूब के शेप के होते हैं, बॉक्स होते हैं, ठीक है. The size of the carton can be customized as per requirement, defining its length, width and height. तो जो कार्टन का साइज़ है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है, आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है. जिस साइज़ का आपका प्रोडक्ट है, जैसा प्रोडक्ट है, उस साइज़ का आप कार्टन ले सकते हो और फिर अपने सामान को पैक करके एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब लिखा है क्वालिटी अश्योरेंस इन द गारमेंट इंडस्ट्री. अब देखो, ये स्टेजेस हमारी कंप्लीट हो गई. अब आ गया हमारा क्वालिटी अश्योरेंस की बात हो रही है कि कैसे हम क्वालिटी को अश्योर कर सकते हैं गारमेंट इंडस्ट्री में. क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज इट्स फिटनेस फॉर यूज़. क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी यही बताती है कि वो जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करने के लिए एकदम फिट है, एकदम सही है, आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो. दैट मीन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर एक्चुअली डिक्टेट्स वेदर एनी प्रोडक्ट इज़ क्वालिटी प्रोडक्ट और नॉट. तो इसका मतलब है कि जो ये कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है, इसके हिसाब से आप ये पता लगा सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है. क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट ख़राब होगा, वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होगा, तो कस्टमर की डिमांड अपने आप गिरने लगेगी उस प्रोडक्ट के लिए. ठीक है, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ इंश्योर्ड बाय. अब ये कहा गया है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं. तो इसमें पहला है अडॉप्टिंग प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ वर्क. अच्छे से काम करके, प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ वर्क को अडॉप्ट करके. ठीक है, डिफाइनिंग द कंप्लीट process of the product manufacture from raw material to finished goods and elaborating on operating procedure for each department. देखो, इसमें क्या किया जाता है? कंप्लीट प्रोसेस को ध्यान में रखा जाता है. जितना भी पूरी प्रक्रिया होती है उस पर नज़र रखी जाती है, रॉ मटेरियल्स को अच्छे से चुना जाता है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसमें जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनमें ये ध्यान रखा जाता है कि कहीं से भी कोई भी खराबी ना आए प्रोडक्ट में. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करके आप क्या कर सकते हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हो. उसके बाद है फॉलोइंग द अडॉप्टेड प्रोसीजर एज डिफाइंड अबव. तो ये जो प्रोसीजर है, जो ऊपर बताया गया है, जो स्टेजेस बताई गई हैं, उसको अच्छे से अडॉप्ट करके, पूरे प्रोसीजर को अच्छे से अडॉप्ट करके आप क्या कर सकते हो? क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हो. सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट मशीनरीज. अच्छी मशीनरीज़ का, उचित मशीनरीज़ का यूज़ करके भी आप क्वालिटी को अश्योर कर सकते हो. उसके बाद है ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर. अब नौसिखुए लोगों को नहीं रखना है, स्किल्ड लोगों को रखना है. अगर आपके पास स्किल्ड पर्सन नहीं भी हैं, स्किल्ड वर्कर्स नहीं भी हैं, तो आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो. ठीक है, दिस इज़ डन एट ऑल लेवल्स, operators, supervisors and management on machinery, maintenance, quality system, production and the product. तो ये जो ट्रेनिंग है ये हर लेवल पे हो सकती है, चाहे कोई ऑपरेटर हो, सुपरवाइज़र हो, कोई मैनेजर हो, मतलब सबको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो ट्रेनिंग दे करके भी, लोगों को ट्रेनिंग देकर उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करके आप क्या कर सकते हो? आप क्वालिटी को बढ़ावा दे सकते हो, क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हो. उसके बाद है इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एज वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. कि जितने भी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो 4 हमारी स्टेजेस हैं, उन चारों स्टेजेस पे प्रोडक्ट का क्या हो? इंस्पेक्शन हो, उनकी जांच हो. ठीक है, फॉर दिस क्रूशियल स्टेजेस आर सेलेक्टेड. अब
कुछ स्टेजेस को जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो स्टेजेस हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है। देयर आर नो डिफाइंड रूल्स ऑन द फ्रिक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ इंस्पेक्शन। तो कितना इंस्पेक्शन करना है, कितनी मात्रा में इंस्पेक्शन करना है, इसके लिए कोई भी डिफाइंड रूल नहीं है। कंपनीज टेंड टू डेवलप देयर ऑन रूल्स फॉर द सेम। कंपनीज अपने अपने हिसाब से इंस्पेक्शन करती हैं। The important issue is that the final product should conform to the standards and specifications laid out for the product in question. तो सबसे इम्पॉर्टेंट देखो, आप कितना भी इंस्पेक्शन करो, कितने भी लेवल पे करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि फ़ाइनल प्रोडक्ट कैसा मिला है। फाइनल प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, जो मानक के हिसाब से हो, जो क्वालिटी जिसकी क्या हो, अच्छी हो। ठीक है। There are few terms related to quality which are important to understand. यहाँ पे कुछ टर्म्स दी गई हैं जो कि क्वालिटी से रिलेटेड है, जिनको समझना ज़रूरी है। 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। तो सबसे पहला है क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द पर्पज ऑफ गेटिंग अ ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इसमें ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट को प्राप्त किया जाता है, जिसमें एक भी डिफेक्ट ना हो, कोई भी फॉल्ट ना हो, कोई भी कमी ना हो। ठीक है। उसके बाद है क्वालिटी अश्योरेंस, प्रोसेस ऑफ preventing problem management where the problems is preempted and the solution put in place so that the problem does not occur. देखो, पहले तो प्रॉब्लम आने से बचाया जाता है कि क्वालिटी पहले ही ख़राब ना हो, लेकिन मान लो कोई प्रॉब्लम आ भी गई है तो उसको मैनेज किया जाता है और उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है। फिर है क्वालिटी मैनेजमेंट, process of implementation and monitoring of quality system, for example total quality management, TQM, ISO etc. क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि क्वालिटी को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। इसमें मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है। प्रोसेस को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, जो जो प्रोसेस हैं, जो जो स्टेजेस हैं, उस पर अच्छे से काम किया जा रहा है या नहीं, ये देखा जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, किसके थ्रू आप देख सकते हो, जो क्वालिटी का मॉनिटरिंग होता है वो किसके थ्रू होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के थ्रू, जिसको हम TQM भी बोलते हैं, ISO के द्वारा भी होता है। उसके बाद है स्पेसिफिकेशंस, characteristics of the product that are given by the buyer or desired by the consumer, measurements, these may vary from buyer to buyer and product to product. तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी स्पेशलिटी बदलती रहती है कंज्यूमर्स की डिमांड के हिसाब से। हर प्रोडक्ट की कुछ अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है, उसकी स्पेशलिटी होती है। ठीक है। तो ये डिपेंड करती है बायर्स पे और प्रोडक्ट पे। ठीक है। उसके बाद है स्टैंडर्ड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स of the product that are certified figure given by standardized and recognized international or national agencies that are mandatory to be followed to produce a quality product, for example color, fastness of a fabric, material etc. स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, जिनको हिंदी में हम मानक बोलते हैं। तो हर इंटरनेशनल और नेशनल एजेंसी के द्वारा कुछ मानक तय कर दिए जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए जाते हैं और हर कंपनी को उसको फॉलो करना पड़ता है, हर गारमेंट इंडस्ट्री को उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये भी कपड़े की क्वालिटी को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर है टॉलरेंस, लिमिट्स टू विच स्पेसिफिकेशंस और स्टैंडर्ड्स कैन बी वैरिड एंड वुड स्टिल बी एक्सेप्टेबल टू द कंज्यूमर बायर। टॉलरेंस का मतलब होता है छूट। देखो, कभी कभी स्टैंडर्ड्स में या स्पेसिफिकेशंस में थोड़ी सी छूट दे दी जाती है। हो सकता है जो आप कपड़ा खरीद रहे हो उसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो, लेकिन आप फिर भी उसको खरीदते हो। क्यों खरीदते हो? क्योंकि हो सकता है उसकी कीमत कम हो, इस वजह से बायर उसको ख़रीद ले। ठीक है। तो कभी कभी ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनमें छूट दे दी जाती है, आप थोड़ी सी
लो क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बना सकते हो और उसको बेच सकते हो अगर कंज्यूमर्स उसकी डिमांड कर रहे हैं तो। क्योंकि आपको पता है ब्रांडेड प्रोडक्ट हर कोई नहीं पहन सकता, ब्रांडेड कपड़े हर कोई नहीं पहन सकता। और जब हम ब्रांडेड की तरफ जाते हैं तो हमें पता है कि क्वालिटी तो अच्छी होगी, साथ ही साथ हमें प्राइस भी अच्छा पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब हम थोड़ी लो क्वालिटी पे आते हैं तो हमें पता है कि भले ही थोड़ा सा ख़राब क्वालिटी का कपड़ा मिले, लेकिन कीमत भी हमें उसकी कम देनी पड़ेगी। तो कभी कभी स्टैंडर्ड्स में और स्पेसिफिकेशंस में परिवर्तन किए जा सकते हैं ताकि कंज्यूमर्स उसको अफोर्ड कर सकें, ठीक है। और अगर कंज्यूमर्स उसको खरीद रहे हैं तभी आप उसके स्टैंडर्ड्स में परिवर्तन करोगे, ठीक है। स्टैंडर्ड्स में परिवर्तन उसी हद तक किया जाना चाहिए जिस हद तक वो कंज्यूमर्स को नुकसान न पहुंचाए, ठीक है। अब है प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर, कि अगर आप इस फील्ड में, गारमेंट इंडस्ट्री के फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए आपके पास। द फील्ड ऑफ द गारमेंट प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस मैनेजमेंट इज़ अ टेक्निकल फील्ड। देखो ये क्या है, टेक्निकल फील्ड है। टू एंटर एंड एक्सेल इन दिस फील्ड द प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स आर, इस फील्ड में एंटर करने के लिए और इस फील्ड में एक्सेल करने के लिए, मतलब इस फील्ड में सफल होने के लिए कुछ मुख्य बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं। तो पहला है नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। दिस इंक्लूड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल मटेरियल्स दैट गोज इनटू मेकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, जितने भी रॉ मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनकी क्वालिटी को अ, देखना समझना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है वर्किंग नॉलेज ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, उनके हिसाब से काम करना आपको आना चाहिए। मतलब हर प्रोसेस में आपको कैसे काम करना है आपको ये पता होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ द मशीनरी रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट, जो जो मशीन यूज़ की जा रही हैं उनको ऑपरेट करना भी आपको आना चाहिए। Understanding of human resources and the ability to work with resources at all levels of work, workers, supervisors, managers, etc. ह्यूमन रिसोर्सेस आपको पता ही है, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में जो वर्कर्स हैं, सुपरवाइज़र हैं, मैनेजर्स हैं, वो क्या होते हैं, वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं। तो आपका ह्यूमन रिसोर्सेस के साथ भी अच्छा संबंध होना चाहिए, इन लोगों के साथ भी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है देयर आर कोर्सेज दैट टीच ट्रेन यू फॉर अ करियर इन द गारमेंट प्रोडक्शन और द क्वालिटी अश्योरेंस एट ऑल लेवल्स ऑफ क्वालिफिकेशन। तो बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे हैं जो आपको सिखा सकते हैं कि कैसे इस फील्ड में अच्छा कर सकते हो आप। द पीरियड ऑफ द कोर्सेज वेरीज फ्रॉम ईच क्वालिफिकेशन, हर कोर्स का जो टाइम है, जो पीरियड है, वो अलग अलग है, ठीक है। द मोस्ट बेसिक आर certificate programs which are for a period of few weeks to a few month। तो सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन है वो क्या है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, मतलब को आप क्या कर सकते हो, कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का कोर्स कर सकते हो जिससे आपको क्या मिल जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दीज आर ऑफर्ड बाय न्यूमरस बॉडीज बोथ प्राइवेट एज वेल एज अंडर द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री। तो ये जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी प्रोवाइड कराती हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी प्रोवाइड कराती हैं। द नेक्स्ट लेवल आर डिप्लोमा प्रोग्राम, ठीक है। अगर आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम नहीं करना है तो आप डिप्लोमा प्रोग्राम भी कर सकते हो। ये क्या होता है, ये 1 साल का होता है, 1 साल से लेके 3 साल तक का होता है। उसके बाद है डिग्री प्रोग्राम, ये 3-4 साल का होता है, आर ऑफर्ड बाय सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये जो डिग्री प्रोग्राम है ये कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। देयर आर ऑल्सो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स दैट ऑफर अपैरल प्रोडक्शन एज अ स्पेशलाइजेशन चॉइस। तो यहाँ पे कुछ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स भी हैं जो अपैरल प्रोडक्शन की फील्ड में आपको स्पेशलाइजेशंस देते हैं। The important thing to remember in choosing a course of this
नेचर आर। तो ये जब आप इतने सारे कोर्सेज हैं आपके सामने, आपके पास सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम है, तो आप कौन सा चुनोगे, ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चुनाव करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे चुनोगे? द इंस्टीट्यूट शुड हैव अ वर्किंग फैसिलिटी एंड द कोर्स शुड हैव अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। देखो, आपको ये देखना होगा कि जो इंस्टीट्यूट आप चुन रहे हो वहाँ पे आपको वर्किंग फैसिलिटीज़ दी जाए, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स कराए जाते हों। इंस्टीट्यूट इन मैनी टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफर कोर्सेज ऑपरेटिंग आउट ऑफ अ सिंगल रूम्स, दीज शुड बी अवॉइडेड। देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऐसे ही बना लिए जाते हैं, छोटे छोटे रूम्स में ही पूरा इंस्टीट्यूट हो जाता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को आपको अवॉइड करना है जो खाली एक रूम में हो, जो छोटे से हों, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा। सेकेंड है, द इंस्टीट्यूट शुड हैव अ वर्किंग रिलेशनशिप विद द कंसर्न्ड इंडस्ट्री। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, जब आप चूज़ कर रहे हो तो आपको ये भी देखना चाहिए कि उस इंस्टीट्यूट का गारमेंट इंडस्ट्री के साथ वर्किंग रिलेशन कैसा है, रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। दीज कोर्सेज आर बेस्ट टॉट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये जो कोर्सेज होते हैं जो इन इंस्टीट्यूट में कराए जाते हैं, जिनकी वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी है गारमेंट इंडस्ट्री के साथ, वो आपको अच्छे से सिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्कोप्स, कि अगर आपने क्वालिफ़िकेशंस ले ली तो आपके पास स्कोप क्या क्या होंगे, आप कैसे आगे बढ़ पाओगे इस फील्ड में। तो पहला है पोस्ट क्वालिफिकेशन, द टाइप ऑफ जॉब यू मे पिक डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन गेन्ड। देखो, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसी के हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगी। At the initial level, one may become a quality inspector or a production supervisor assistant. Growth will depend on the individual's capacity to learn and manage resources. देखो, स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, आप क्वालिटी इंस्पेक्टर बन सकते हो या प्रोडक्शन में सुपरवाइज़र असिस्टेंट बन सकते हो, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बस खाली आपका काम क्या होगा कि आप प्रोडक्ट्स को देखो, उनकी क्वालिटी को चेक करो, ठीक है। तो ये छोटे लेवल पे होता है, लेकिन इसमें भी ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं कि आपको खाली देखना है तो आपकी ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ इसमें भी है। डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अपना काम कर रहे हो, कितने अच्छे से चीज़ों को सीख रहे हो, ठीक है। There are also career avenues in shop floor management, production planning, quality assurance, industrial engineering, manpower training, enterprise resource planning, etc., which would be commensurate with the qualification of the individual. अब देखो, बहुत सारे कैरियर एवेन्यूज़ हैं। आप किसी शॉप में काम कर सकते हो, प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हो, क्वालिटी अश्योरेंस कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। लेकिन आपकी क्वालिफ़िकेशन इन फील्ड से मैच करनी चाहिए। जिस फील्ड में जा रहे हो आप, आपको उस फील्ड से रिलेटेड आपके पास क्वालिफ़िकेशंस, डिग्री, डिप्लोमा, जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड है, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर है जॉब्स इन द फील्ड can be found all over India and also in apparel manufacturing countries like Sri Lanka, Bangladesh, China, Indonesia, Vietnam and Egypt. तो इंडिया में आप जॉब तो कर ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आपको और भी अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जॉब मिल सकती हैं। कौन कौन सी वो कंट्री है? श्रीलंका है, बांग्लादेश है, चाइना है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, इजिप्ट है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप जो भी हमने पढ़ा आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।